Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to the platform of Allied College of Health Sciences मुल्तान। तो स्टूडेंट्स आज हमारा फार्मास्यूटिक्स का लेक्चर नंबर 5 है। आई एम डॉक्टर समरा अकबर एंड a PharmD graduate from Bahauddin Zakir University मुल्तान. Also I am a regular faculty member of Allied College of Health Sciences मुल्तान। तो स्टूडेंट्स आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है सरफेस टेंशन और उसका पार्ट नंबर 3 है। लास्ट 2 लेक्चर्स में हम सरफेस टेंशन को डिफ़ाइन कर चुके हैं और उसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि सरफेस टेंशन असल में होती क्या है। और पिछले लेक्चर में हमने जो है इसके मेथड्स को डिस्कस करना स्टार्ट किया था कि जिन मेथड्स के ज़रिए हम सरफेस टेंशन को जो है मेजर करते हैं। तो आज हम उन्हीं मेथड्स को जो है कंटिन्यू करेंगे। तो पहले हम ऐसा करते हैं कि कुछ पिछला लेक्चर जो है थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमने कल के लेक्चर में पढ़ा क्या था। कल के लेक्चर में हमने मेथड्स पढ़े थे 2, जिनमें था जी सबसे पहले ड्रॉप काउंट मेथड हमने पढ़ा था एक, और दूसरा जो था हमारे पास वो था, और जो दूसरा मेथड था वो था हमारे पास कैपिलरी राइज मेथड। ठीक है, इन दोनों के ज़रिए हमने देखा था कि सरफेस टेंशन को जी हमने किस तरह से मेजर करना है। ठीक है, आज जो हम मेथड्स पढ़ेंगे वो हैं हमारे मैक्सिमम बबल प्रेशर मेथड और ड्रॉप वेट मेथड। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे ड्रॉप वेट मेथड को। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने ना इन मेथड्स को भी अपनी नोटबुक्स पे राइट डाउन कर लेना और नोट कर लेना, उनकी कैलकुलेशंस वगैरह भी अच्छी तरीके से लिख लेनी है और समझ लेनी है। ठीक है, क्योंकि ये आपके नोट्स में मेंशन नहीं है। तो ड्रॉप वेट मेथड जो है इससे हम स्टार्ट करते हैं कि ये क्या होता है। ड्रॉप वेट मेथड जो है ये भी बिल्कुल सिमिलर है टू ड्रॉप नंबर मेथड या ड्रॉप काउंट मेथड। इसमें भी जो है हम स्टेलेग्मोमीटर जो है वो यूज़ करते हैं। स्टेलेग्मोमीटर इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज़ करते हैं हम जो है सरफेस टेंशन को मेजर करने के लिए। तो इसको पढ़ते हैं। इन दिस मेथड स्टेलेग्मोमीटर इज़ यूज टू मेजर द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। ठीक है, इस वाले मेथड में भी हमने स्टेलेग्मोमीटर को इस्तेमाल किया सरफेस टेंशन, लिक्विड की सरफेस टेंशन को फाइंड आउट करने के लिए। अब हमें क्या चाहिए होता है, इसके लिए भी वही 2 लिक्विड हमें रिक्वायर्ड होते हैं इसके अंदर भी, कि एक लिक्विड जो है वो हमारा स्टैंडर्ड होता है जिसकी हमें सरफेस टेंशन मालूम होती है, दूसरा जो है हमारा लिक्विड वो लिक्विड होता है जिसकी हमें सरफेस टेंशन फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, तो 2 लिक्विड्स थे, एक स्टैंडर्ड है, दूसरा वो लिक्विड जिसकी सरफेस टेंशन हमने फाइंड आउट करनी है। ये वही कंपैरिजन मेथड ही है। इसके अंदर होता क्या है कि हमने ना स्टेलेग्मोमीटर में जो है वाटर को फिल करना होता है अप टू द मार्क ए। ठीक है, अप टू द मार्क ए, और फिर उसके अंदर से एक ड्रॉप जो है जब फॉल आउट होता है तो उस ड्रॉप का वेट हमने मेजर करना होता है, फिर उसको कंपेयर करना होता है स्टैंडर्ड के साथ। ठीक है, तो हम इसकी रीडिंग करते हैं। 2 liquids are required, one is standard and the other is that liquid whose surface tension is to be determined। ठीक हो गया। फिर कंपैरिजन मेथड इज़ यूज। ड्रॉप जो हमारा काउंट मेथड था उसके अंदर भी कंपैरिजन मेथड ही यूज़ हुआ था ना, तो इसमें भी कंपैरिजन मेथड यूज़ करेंगे हम। अब देखो ये स्टेलेग्मोमीटर है, इसके अंदर एक अपर मार्क शो किया हुआ और एक लोअर मार्क शो किया हुआ। मैंने कहा था इसमें जो अपर मार्क है वो पॉइंट ए होता है, लोअर मार्क जो है वो पॉइंट बी होता है। ठीक है, इसके अंदर जो सक करते हैं वाटर को और पॉइंट ए तक जो है वाटर को हम फिल कर लेते हैं, फिर इसको ऊपर से बंद कर देते हैं। तो फिर क्या होता है कि इसके अंदर से जब हम ऊपर से थोड़ा सा ओपन करते हैं तो ड्रॉप वाइज जो है यहाँ से जो है वो वाटर गिरना या कोई भी लिक्विड गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो जब यहाँ से एक लिक्विड का ड्रॉप जब गिरेगा तो हम उसका वेट मेजर करेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो क्या होता है, फर्स्ट स्टेलेग्मोमीटर इज़ फिल्ड अप टू मार्क ए विद स्टैंडर्ड लिक्विड। ठीक है, पहले सबसे हमने क्या करना है कि स्टैंडर्ड लिक्विड लेना है और उसको जो है हमने अप टू द मार्क ए तक जो है फिल कर देना है। इसको हमने अप टू द मार्क ए हमारा कौन सा था, ये अपर मार्क जो है यहाँ तक फिल कर देना है। फिर क्या करना है कि वेट ऑफ 1 ड्रॉप इज़ मेजर्ड। हमने जो है उसका जो लिक्विड था उसमें से एक ड्रॉप को हमने अलाउ करना है कि वो नीचे गिरे और उस ड्रॉप का हमने वेट ले लेना और उसको नोट कर लेना है। स्टैंडर्ड क्या था लिक्विड हमारे पास जिसकी हमें सरफेस टेंशन नोन थी, पता थी। फिर दूसरी तरफ हमने क्या करना है कि अगेंस्ट स्टेलेग्मोमीटर को हमने फिल करना है अप टू द मार्क के। क्या करना है, पहला लिक्विड स्टैंडर्ड था उसको निकाल देना और वॉश कर लेना प्रॉपर। फिर हमने दूसरी दफ़ा क्या करना है, वो वाला लिक्विड डालना है जिसकी सरफेस टेंशन जो है वो हमने मेजर करनी है। ठीक है, तो क्या करना है कि सेकंड अगेन स्टेलेग्मोमीटर इज फिल्ड अप टू द मार्क ए विद द लिक्विड हुज सरफेस टेंशन इज टू बी डिटरमिन्ड।
ठीक है। देन वेट ऑफ 1 ड्रॉप ऑफ सेकंड लिक्विड इज मेजर, ठीक है। फिर हमने इस तरह अलाउ करना है कि उसका एक ड्रॉप गिरे और हमने उसका वेट को मेजर कर लेना, ठीक है। उसका स्टैंडर्ड का भी वेट मेजर कर लिया, इस वाले लिक्विड का भी वेट मेजर कर लिया जिसकी हमने सरफेस टेंशन फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट स्टेप में हमने इसकी कैलकुलेशंस देखनी है। तो आंखें खोल के बैठना है और दिमाग खोल के बैठना है ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ आए और साथ साथ राइट डाउन कर लेंगे तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएंगी। तो इसका जो फार्मूला निकालने का जो इसका मेथड कैलकुलेशन है वो ये है कि W वेट हम फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो वेट जो है वो 2πr गैमा के इक्वल है। अब यहाँ पे 2πr क्या है? 2πr मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि सर्कमफेरेंस है किसका, एरिया ऑफ द सर्कमफेरेंस है किसका, कैपिलरी का, ठीक है। और गैमा जो थी हमारे पास वो सरफेस टेंशन थी, ठीक है। अब हम इस फार्मूले को इस तरह भी तो लिख सकते हैं, वी कैन आल्सो राइट इट एज गैमा इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई 2πr, ऐसे लिख सकते हैं। गैमा, हमने गैमा सरफेस टेंशन निकालनी है ना इस फार्मूले में, तो हमने क्या किया कि इसको नीचे ले गए हैं तो गैमा हमारी बाहर आ गई, सरफेस टेंशन बाहर आ गई, ठीक है। अब हम देखते हैं जी के हमारे पास दो लिक्विड्स थे तो 2 ड्रॉप्स होंगे और दोनों का अलग अलग वेट होगा। तो पहला ड्रॉप हमारा स्टैंडर्ड का था, उसको हम कहेंगे W1 इज इक्वल टू 2πr गैमा 1, ठीक है। इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, गैमा 1 इज इक्वल टू W1 2πr, ठीक हो गया ना। ये वही चीज़ है जो मैंने यहाँ पे बताई है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। फिर आपने दूसरा लिक्विड इस्तेमाल किया था जिसकी सरफेस टेंशन हमने मेजर करनी थी, ठीक है जी। इसकी हमें पता थी लेकिन इसकी हमने मेजर करनी है। W1 की पता है, W2 की हमने मेजर करनी है। W1 हमारा स्टैंडर्ड है, W2 वो लिक्विड है जिसकी हमने सरफेस टेंशन मेजर करनी है। तो W2 इज इक्वल टू 2πr गैमा 2, इसको भी हम इस तरह लिख सकते हैं, गैमा 2 इज इक्वल टू W2 2πr। इसको हम इसलिए लिख रहे हैं इस तरह क्योंकि हमने सरफेस टेंशन निकालनी है ना, तो इसलिए हम सरफेस टेंशन को बाहर ले आएंगे और फिर वेट हमें पता होगा और सर्कमफेरेंस भी हमें पता है, तो हम उन दोनों के अंदर वैल्यूज पुट करके जो है हम निकाल सकते हैं। तो इसको हमने क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब हमारे पास कितनी इक्वेशंस आ गई हैं, 2 इक्वेशंस। अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को जो है वो कंपेयर करना है, ठीक है। अब गैमा 1 ओवर गैमा 2 तो क्या होगा, W1 डिवाइडेड बाई 2πr, वो लिख देंगे W2 डिवाइडेड बाई 2πr, ठीक है जी। अब हमारी जो कैपिलरी है वो तो सेम ही है ना, एक ही कैपिलरी थी ना, स्टेलेग्मोमीटर की एक ही कैपिलरी थी। तो हम तो फिर हमें इसका जो सर्कमफेरेंस का जो एरिया है वो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो दोनों के केस में सेम ही होगा, चेंज नहीं होगा। तो ये आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ऊपर वाला नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, गैमा 1 ओवर गैमा 2 इज इक्वल टू W1 ओवर W2, ठीक है जी। तो ये वो इक्वेशन है जिसके ज़रिए से हम जो है किसी एक लिक्विड की जो सरफेस टेंशन है वो हम निकाल सकते हैं। अब हमें वाटर की फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, हमें अगर उसकी सरफेस टेंशन पता है जी कि इतनी है, तो हमने वो क्या लिया जी, वो हमारी गैमा 1 है। फिर हमें उसके वेट का भी पता था, उसके ड्रॉप के वेट का, ठीक है। फिर जो हमारा लिक्विड जिसकी हमने सरफेस टेंशन फाइंड आउट करनी है उसके वेट का भी हमें पता चल गया, ठीक है। फिर गैमा 2, तो इसको जब हम इधर लेके जाएंगे तो ये जो है तो जो हम अपनी सरफेस टेंशन जो है वो इस तरह से मेजर कर लेंगे, ठीक हो गया। ये था हमारा कौन सा मेथड, ये था हमारा जी ड्रॉप वेट मेथड, ठीक है। हमने 2 मेथड्स इसके अंदर डिस्कस किए थे ड्रॉप फॉर्मेशन मेथड में, एक था ड्रॉप वेट मेथड और दूसरा था ड्रॉप काउंट मेथड, जो कि हमने कल ही कर लिया था डिस्कस। अब हमारा जो नेक्स्ट मेथड है वो है मैक्सिमम बबल प्रेशर मेथड। कौन सा है, मैक्सिमम बबल प्रेशर मेथड। इसके ज़रिए भी जो है वो डायनामिक सरफेस टेंशन जो है डिफरेंट सब्सटेंसेस की उसको हम मेजर कर सकते हैं। वन ऑफ द यूजफुल मेथड्स टू डिटरमाइन द डायनामिक सरफेस टेंशन इज मेजरिंग द मैक्सिमम बबल प्रेशर मेथड और सिंपली एज बबल प्रेशर मेथड, ठीक है। तो कौन सा मेथड हम यूज़ करेंगे, मैक्सिमम बबल प्रेशर मेथड, या सिंपली हम इसको बबल प्रेशर मेथड भी कह सकते हैं, ठीक है। ये जो है इसका इक्विपमेंट होता है मैक्सिमम बबल प्रेशर मेथड का। इसके अंदर क्या है, इक्विपमेंट के अंदर एक हमारे पास बीकर होता है, ये बीकर है, ठीक है, और एक हमारे पास कैपिलरी ट्यूब होती है, ठीक है, जिसके एक एंड से हम एयर प्रेशर देते हैं और दूसरे एंड पे जो है वो बबल बनता है, ठीक है। और इसके साथ एक मैनोमीटर अटैच होता है जो कि प्रेशर डिफरेंस जो है उसको मेजर करने में हेल्प देता है, ठीक है। तो क्या होता है कि इसकी वर्किंग इस तरह से होती है कि जब हम एयर प्रेशर देते हैं ना, जब हमने कैपिलरी ट्यूब के वन एंड से एयर प्रेशर दिया, ठीक है, तो इस एयर प्रेशर ने जाके इस लिक्विड के अंदर, जो कि एक लिक्विड जिसकी हमने सरफेस टेंशन फाइंड आउट करनी है उसके अंदर डिप था, उसके अंदर जाके जो है इसने एक बबल बनाना स्टार्ट कर देगा। फिर इस बबल की जब रेडियस जो है इस कैपिलरी के रेडियस के इक्वल हो जाएगा, तो हम उस प्रेशर डिफरेंस से सरफेस टेंशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अभी हम आगे पूरा डिस्कस करेंगे किस तरह से हमने जो है इस मैक्सिमम बबल प्रेशर मेथड से सरफेस टेंशन को फाइंड आउट करना है।
वैसे ये जो है ये वही एक एग्जाम्पल सी है जो बच्चे जो है बचपन में करते हैं कि क्या होता है कि गिलास में पानी डाल लेते हैं और स्ट्रॉ लेते हैं और उस स्ट्रॉ से जो है वो फूंक मारते हैं गिलास के अंदर, तो उसमें बहुत ज़्यादा बबल्स बनते हैं और खुश होते हैं कि जो बबल्स बन रहे हैं। ये भी सेम वही तरीका है कि आपने यहाँ से जो है एयर प्रेशर दिया और बबल बनना स्टार्ट हो गया, लेकिन बस यहाँ पे एक एडिशन है मैनोमीटर की जो कि क्या है कि प्रेशर को मेजर करने के काम आता है। ठीक है, इससे हम प्रेशर मेजर कर लेंगे। तो हमने असल हमारा जो मैक्सिमम बबल प्रेशर मेथड में इक्विपमेंट में जो मैनोमीटर है ना, वो प्रेशर डिफरेंस मेजर करेगा। इस प्रेशर डिफरेंस की मदद से हम सरफेस टेंशन निकाल देंगे। ठीक है, अब हम आगे इसको डिस्कस करते हैं फर्दर। क्या होता है कि इन दिस मेथड एयर प्रेशर इज अप्लाइड थ्रू अ कैपिलरी ट्यूब डिपिंग इन द एक्सपेरिमेंटल लिक्विड। ठीक है जी, एयर प्रेशर कहाँ से अप्लाइड किया हमने? कैपिलरी ट्यूब से, जो कि डिप थी उस लिक्विड के अंदर जिसकी हमने सरफेस टेंशन फाइंड आउट करनी थी। ठीक हो गया बात। फिर है जी, अ बबल इज फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ कैपिलरी। ठीक है जी, बबल बनना स्टार्ट हो जाएगा कैपिलरी के एंड पे जब हम एयर प्रेशर देंगे। स्लोली द बबल ग्रोज, जाहिर सी बात है पहले एकदम तो इतना बड़ा नहीं होगा, आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करेगा साइज में और बिकम्स हेमिस्फेरिकल। ठीक है, हेमिस्फेरिकल हो जाएगा। अब हेमिस्फेरिकल जो लफ्ज़ है इसका क्या मतलब होता है आप लोगों को पता है? इसको अब आधा आधा करें। हेमिस्फेरिकल, देखो स्फेरिकल कहाँ से लफ्ज़ निकला है? स्फेरिकल जो लफ्ज़ है ये निकला स्फेयर से। स्फेयर से निकला ना, स्फेयर का मतलब होता है गोल, अंडे की तरह गोल, अंडे की तरह नहीं सॉरी, बॉल की तरह गोल। जो स्फेयर होता है वो स्फेरिकल भी कहते हैं, स्फेयर भी कहते हैं। और हेमी होता है आधा, तो मतलब कि आधा गोल। ठीक है ना, आधा गोल को क्या कहेंगे? हेमिस्फेरिकल। ठीक है, तो कौन सी शेप का जो है वो बबल बनाएगा या स्फेयर बनाएगा? हेमिस्फेरिकल बनाएगा। ठीक है, और उस पॉइंट पे जब वो हेमिस्फेरिकल शेप अडॉप्ट कर लेता है कोई भी बबल, तो उसका जो रेडियाई है ना उस पॉइंट पे उस कैपिलरी के रेडियाई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तब वो जो है मैनोमीटर हमारा प्रेशर डिफरेंस को मेजर करता है। अब हम देखते हैं आगे क्या होता है कि देन इट ब्रेक्स अवे, वहाँ से टूट जाता है और प्रेशर जो है रिकॉर्ड कर लेता है मैनोमीटर। ठीक है, फिर वो कहते हैं कि दिस प्रेशर इज़ द मैक्सिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू मेक अ बबल एट द एंड ऑफ अ कैपिलरी। मतलब कि ये वो प्रेशर होता है जो कि रिक्वायर होता है कि कैपिलरी के एंड पे कोई बबल बनाया जा सके। इस प्रेशर की वजह से कैपिलरी के एंड पे एक बबल बनेगा। ठीक है, अब हम इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। देखो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पहले तो मैंने आपको बताया कि जी ये इक्विपमेंट है हमारे पास, यहाँ से हम प्रेशर देंगे तो यहाँ पे एक बबल बनेगा लिक्विड के अंदर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस बबल ने जो बनना है कितनी फेजेस में बनता है। ठीक है, और हर पॉइंट पे या हर स्टेज पे क्या चेंजेस आती हैं। ठीक है, देखें अब आप ये अज्यूम कर लें कि जी जो ये कैपिलरी ट्यूब है ये लिक्विड में इमर्स्ड है, ये आप लोगों ने अज्यूम करना है यहाँ पे। ठीक है, ये ग्राफ भी साथ में रिप्रेजेंटेशन है कि कहाँ पे इसका मैक्सिमम प्रेशर आता है, कहाँ पे इसकी स्फेरिकल शेप हेमिस्फेरिकल शेप बनती है, कहाँ पे ये डिटैच होता है। देखें फर्स्ट स्टेप है जी ए और बी। ए है सबसे पहले, क्या हुआ कि प्रेशर देना स्टार्ट किया, इसके अंदर हमने क्या देना स्टार्ट किया? प्रेशर देना जो है वो हमने स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे हमने पहला सबसे प्रेशर दिया। ठीक है, तो बबल बनना स्टार्ट हो गया। ठीक है, दूसरे पॉइंट पे क्या हुआ? प्रेशर मज़ीद इंक्रीज़ हुआ तो थोड़ी सी उसने कनकेव शेप लेना स्टार्ट कर दी, मतलब उसने थोड़ी सी स्फेयर की जो शक्ल है वो अख्तियार करना शुरू कर दी है। ठीक है, ए पे उसने स्फेयर बनाना शुरू किया, हेमिस्फेरिकल शेप बनानी शुरू की बबल ने। और फिर थोड़ी सी देर के बाद क्या हुआ, जब और प्रेशर दिया गया तो क्या हुआ कि उसने अपनी शेप को थोड़ा इन्हांस किया। ठीक है, फिर सी पॉइंट पे क्या हुआ? सी पॉइंट जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सी पॉइंट पे जो हमारा प्रेशर होगा ना जो हम देंगे, ये बबल जो है इसके अंदर मैक्सिमम प्रेशर होगा एयर का। इस टाइम मैक्सिमम प्रेशर एयर का किस टाइम होगा? जब कैपिलरी का रेडियस जो है वो बराबर हो जाएगा हमारे बबल के रेडियस के साथ। ठीक है, तो इस पॉइंट पे हमारा जो प्रेशर है वो मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम प्रेशर कब होगा? जब बबल का रेडियस जो बन रहा है, देखें बिल्कुल उसके रेडियस के बराबर आ रहा है ना, ये देखेंगे। ठीक है ना, बराबर आ रहा है उसके रेडियस के, तो कैपिलरी के रेडियस के बिल्कुल बराबर आ गया। तो ये कौन सा पॉइंट है? तो हमारा मैक्सिमम पॉइंट है। देखें अगर हम ग्राफ से भी देखें तो ए पॉइंट पे हमने प्रेशर देना स्टार्ट किया, वो थोड़ा सा फूलना शुरू हुआ, बबल बननी शुरू हुई। फिर दूसरे पॉइंट पे क्या हुआ कि मज़ीद थोड़ी सी उसने हेमिस्फेरिकल शेप लेना स्टार्ट कर दी। फिर सी पॉइंट वो मैक्सिमम प्रेशर है पॉइंट का, जो कि बबल जो है वो बर्दाश्त कर सकता है। ठीक है, बर्दाश्त कर सकता है, और इस शेप को हम क्या कहते हैं? हेमिस्फेरिकल शेप। ठीक है ना, देखो ये स्फेयर है गोल। ठीक है, और ये इसको आधा करें तो ऐसी शेप ही बनती है ना। अब ऐसी शेप क्यों बन रही है? क्योंकि ये कैपिलरी के रेडियस के बराबर हो गया और यहाँ पे मैक्सिमम प्रेशर होता है इसका। ठीक है, फिर अगले पॉइंट पे ना क्या होता है कि
जो प्रेशर है ना वो कम हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमम प्रेशर उसने ले लिया, इससे ज़्यादा प्रेशर वो नहीं ले सकता, जो बबल है ले लिया। अब उसका जो प्रेशर है वो कम होगा और उसका रेडियस जो है वो इंक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगा। देखो इसका रेडियस कितना है यहाँ पे, और इसका रेडियस उससे ज़्यादा हो गया है, उसकी कैपिलरी का रेडियस, ठीक हो गया। फिर अगले पॉइंट पे क्या होगा कि जब रेडियस फुल उसका ज़्यादा हो जाएगा तो वो वहाँ से डिटैच हो जाएगा। देखो डी पे उसका प्रेशर कम होना स्टार्ट हो गया और ई पे जो है फाइनली बिल्कुल कम हो गया। ठीक है, क्या हुआ कि पहले हमने प्रेशर दिया, ठीक है, बबल बनना स्टार्ट हुआ, फिर थोड़ा सा और प्रेशर दिया, बबल ने शेप लेनी स्टार्ट की, कौन सी, हेमिस्फेरिकल, और तीसरे पॉइंट पे बबल ने जो हेमिस्फेरिकल शेप ले ली, और इस पॉइंट पे जो बबल का रेडियस है वो कैपिलरी के रेडियस के बिल्कुल इक्वल हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो है मैक्सिमम प्रेशर होता है। फिर अगले पॉइंट पे क्या होता है कि जी वो प्रेशर कम होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो अपना रेडियस इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। रेडियस इंक्रीज करता है, वो रेडियस इंक्रीज भी इसलिए करता है ताकि वो कैपिलरी से डिटैच हो सके। ठीक होगी बात। अब हम आगे डिस्कस करते हैं इसको, थोड़ा सा अब हम पढ़ लेते हैं इसकी थ्योरी में कि ए बी पॉइंट पे क्या हुआ है, बबल अपीयर हुआ है ऑन द एंड ऑफ द कैपिलरी। ठीक है, कैपिलरी के एंड पे अपीयर होना स्टार्ट हो गया। सी पॉइंट क्या है जी, एट द पॉइंट ऑफ द मैक्सिमम बबल प्रेशर द बबल हैज़ अ कंप्लीट हेमिस्फेरिकल शेप। ऐसे ही है ना, हेमिस्फेरिकल शेप बन गई थी उसकी, जिस हुज रेडियाई इज आइडेंटिकल टू द रेडियस ऑफ द कैपिलरी डिनोटेड बाय आर कैप। ठीक है, जिसका जो रेडियस है वो बिल्कुल आइडेंटिकल है किसके, रेडियस ऑफ द कैपिलरी के, जो कि डिनोट होता है बाय आर कैप। अब यहाँ पे आर क्या है और कैप क्या है, कैप से यहाँ पे डिनोट किया जा रहा है कैपिलरी को और आर से रेडियस को, मतलब कि रेडियस ऑफ द कैपिलरी। ठीक होगी बात। फिर जो है अब हम आगे देखते हैं कि जब यहाँ पे सी पॉइंट पे और क्या क्या चेंजेस आती हैं। क्या हुआ था कि सबसे हेमिस्फेरिकल शेप जो है उसने लेना स्टार्ट कर दी थी। फिर क्या होता है कि प्रेशर जो कि इनसाइड ऑफ द गैस बबल होता है कंटिन्यूज टू इंक्रीज करता है, जैसे मैंने बताया आपको, एंड द मैक्सिमम वैल्यूज ऑब्टेन्ड व्हेन द बबल हैज द कम्प्लीटली हेमिस्फेरिकल शेप। तो हमें मैक्सिमम वैल्यू प्रेशर की कब मिलेगी, जब बबल ने हेमिस्फेरिकल शेप अटेन कर ली होगी या ऑब्टेन कर ली होगी। whose radius is exactly corresponding to the radius of the capillary, जिसका रेडियस जो है वो एग्जैक्टली इक्वल होगा, कोरस्पॉन्डिंग होगा, एक जैसा होगा किसके, कैपिलरी के रेडियस के। ठीक होगी बात। अच्छा जी, डी और ई पॉइंट पे क्या होता है कि आफ्टर द मैक्सिमम प्रेशर द प्रेशर ऑफ द बबल डिक्रीजेज एंड द रेडियस ऑफ द बबल इंक्रीजेज। ठीक होगी बात, until the bubble is detached from the end of the capillary and a new cycle begins। वही बात जो मैंने आपको पहले बताई थी। फिर इस मेथड में जो है हम सरफेस टेंशन किस तरीके से इस्तेमाल यूज़ करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, कौन सा, यंग लैपलेस इक्वेशन यूज़ करके जो है हम सरफेस टेंशन को फाइंड आउट किया जा सकता है इस मेथड के अंदर। द सरफेस टेंशन कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग द यंग लैपलेस इक्वेशन इन द रिड्यूस्ड फॉर्म फॉर स्फेरिकल बबल शेप विद इन द लिक्विड। ठीक है, हम ये इक्वेशन यूज़ करके जो सरफेस टेंशन को फाइंड आउट करेंगे इस मेथड में। तो ये इक्वेशन क्या है जी, गैमा इज इक्वल टू डेल्टा पी मैक्स इंटू आर कैप डिवाइडेड बाई 2। ठीक है जी, क्या है, गैमा इज इक्वल्स टू डेल्टा पी मैक्स इंटू आर क्या था, रेडियस ऑफ द कैपिलरी। ठीक है, और ये डिवाइड होगा बाय 2, ओवरऑल डिवाइड होगा 2 से। ठीक हो गया बात। अब गैमा यहाँ पे क्या है, सरफेस टेंशन, और डेल्टा पी मैक्स मैक्सिमम प्रेशर ड्रॉप। अब देखिए यहाँ पे डेल्टा पी है, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, ये जो डेल्टा है ना साइन, ये वाला या यहाँ पे ये वाला जो साइन है, इसका मतलब होता है चेंज प्रेशर में। अब प्रेशर में चेंज क्यों आएगा, एक तो प्रेशर जो हम दे रहे हैं एक वो प्रेशर होगा, और एक वो प्रेशर भी होता है जब हम कैपिलरी को किसी लिक्विड में इमर्स करते हैं ना, तो वहाँ पे एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो प्रेजेंट होता है, क्योंकि हमने उसको इमर्स किया तो पानी जो है कुछ प्रेशर लगाएगा कैपिलरी पे, लगाता होता है कैपिलरी पे कुछ प्रेशर, ताकि वो उसको जो है ज़्यादा अंदर तक इमर्स नहीं होने देता वो प्रेशर जो है। तो चेंज इन प्रेशर जो है इस वजह से यहाँ पे लिखा गया कि वहाँ पे थोड़ा सा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी होता है, लेकिन जो हमारा मैनोमीटर है ना वो इस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को माइनस करके हमें वैल्यू देता है। ठीक है, तो हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे जो है ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या है, डेल्टा था यहाँ पे लफ्ज़, तो मैंने आप लोगों को इसलिए यहाँ पे बताया कि ये डेल्टा क्यों है यहाँ पे लफ्ज़। ठीक हो गया, और आर कैप क्या है, हमारी रेडियस ऑफ द कैपिलरी है। तो ये वो इक्वेशन है जिसको हम इस्तेमाल करके इस मेथड के ज़रिए जो है किसी भी लिक्विड की सरफेस टेंशन जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारा बबल प्रेशर मेथड है ना, ये कॉमनली यूज्ड होता है टू मेजर द डायनामिक सरफेस टेंशन फॉर द सिस्टम कंटेनिंग सरफेक्टेंट्स और अदर इम्प्योरिटीज़।
बबल प्रेशर मेथड जो है ना ये मतलब कि उन सब्सटेंसेस के लिए या लिक्विड्स के लिए यूज़ करते हैं जिनकी जो डायनामिक सरफेस टेंशन होती है, मतलब कि डायनामिक मतलब चेंज होती रहती है सरफेस टेंशन जो है, ठीक है जी। और उसके अंदर जो है सरफेक्टेंट्स वगैरह हों या फिर इम्प्योरिटीज़ जो है वो हों, वो क्या करती हैं कि सरफेस टेंशन को चेंज करती रहती हैं, ठीक है। तो फिर बबल प्रेशर मेथड जो है ये हमारा एक्यूरेट मेथड है जो कि हमें सरफेस टेंशन की वैल्यू जो है वो ईजिली जो है वो दे देता है, ठीक है, इन लिक्विड्स के लिए। क्योंकि इनको अगर हम दूसरे मेथड से करने की कोशिश करें जिनके अंदर अगर सरफेक्टेंट्स या अदर इम्प्योरिटीज़ हों तो वो हम फिर इजीली फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। फिर अब हम देख लेते हैं वो फैक्टर जो कि अफेक्ट करते हैं सरफेस टेंशन को। कौन कौन से हैं जी? टेम्परेचर है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस है एंड इम्प्योरिटीज़ हैं, ठीक है। अब वन बाय वन इनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है कि टेम्परेचर। सरफेस टेंशन डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्या बात कर रहे हैं कि सरफेस टेंशन जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने से कम होती है। क्यों कम होती है? इस वजह से कम होती है कि हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जो है किस मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है, ठीक है। क्योंकि एनर्जी मिल रही होती है ना, हीट मिल रही होती है, तो एनर्जी इंक्रीज़ करती है किसी भी मॉलिक्यूल की जब हीट दें उन्हें, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करती है तो वो जो है उनकी जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो वीक होना स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि वो जो है एक जगह स्टेबल नहीं रहती, उनकी मूवमेंट इंक्रीज़ करती है, ठीक है। तो उनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है वो कम हो जाएंगी। अब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कौन सी थी हमारी? कोहेसिव फोर्सेस थी, एडहेसिव फोर्सेस थी। जब ये फोर्सेस कम हो जाएंगी तो क्या होगा? जाहिर सी बात है जब यही फोर्सेस कम होंगी तो हमारी सरफेस टेंशन कम हो जाएगी, ठीक है। तो सरफेस टेंशन टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने की वजह से किस तरह कम होती है? काइनेटिक एनर्जी बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेज एंड द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिक्रीजेज रिजल्टिंग इन डिक्रीज इन सरफेस टेंशन। उसके बाद अब हमारी इम्प्योरिटीज़ की बात है कि इम्प्योरिटीज़ सरफेस टेंशन पे क्या असर डालती है। कहते हैं कि इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट इन अ लिक्विड अप्रिशिएबली अफेक्ट सरफेस टेंशन। मतलब कि अगर किसी भी लिक्विड के अंदर थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है वो सरफेस टेंशन को कम करेंगी या ज़्यादा करेंगी, मतलब कि इफ़ेक्ट करेंगे किस लिहाज से, या तो कम करेंगी या ज़्यादा करेंगी, ठीक है। अब देखें हाईली सोल्यूबल सब्सटेंस जैसे कि अगर साल्ट प्रेजेंट है एज अ इम्प्योरिटी किसी भी लिक्विड के अंदर तो वो क्या करेगा? इंक्रीज़ कर देगा सरफेस टेंशन को उसने इंक्रीज़ कर देना। अगर कोई साल्ट जो कि हाईली सोल्यूबल है, ठीक है, हाईली सोल्यूबल है तो वो उस लिक्विड के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। जो लिक्विड जो सॉलिड सब्सटेंस किसी लिक्विड के अंदर ज़्यादा सोल्यूबल होता है उसकी बॉन्डिंग जो है इस लिक्विड के साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अब देखो फोर्सेस, इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी तो सरफेस टेंशन ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसलिए कह रहे हैं कि हाईली सोल्यूबल सब्सटेंस लाइक सॉल्ट इंक्रीजेस द सरफेस टेंशन, ठीक है, वेयर एज स्पेरिंगली सोल्यूबल सब्सटेंसेस लाइक सोप डिक्रीजेज द सरफेस टेंशन। स्पेरिंगली सोल्यूबल सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कुछ हद तक किसी लिक्विड में सोल्यूबल हों, कुछ हद तक किसी लिक्विड में सोल्यूबल हों, ठीक है, कुछ हद तक सोल्यूबल होंगे तो उसकी सरफेस टेंशन को कम करेंगे, ठीक है। तो क्या है? इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन अ लिक्विड अप्रिशिएबली अफेक्ट सरफेस टेंशन। अफेक्ट किन तरह से करेगी? या तो इंक्रीज करेगी सरफेस टेंशन को या डिक्रीज कर देगी सरफेस टेंशन को, ठीक होगी बात। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट जो है हमारा फैक्टर जो अफेक्ट करता है सरफेस टेंशन को वो है सॉल्यूट कंसंट्रेशन, ठीक है। सॉल्यूट्स कैन हैव डिफरेंट इफेक्ट ऑन द सरफेस टेंशन, ठीक है। जाहिर सी बात है जिस तरह का सॉल्यूट होगा वो उस तरह का इफेक्ट डालेगा सरफेस टेंशन के ऊपर। सम सॉल्यूट्स इंक्रीजेस सरफेस टेंशन एंड सम सॉल्यूट्स डिक्रीजेस सरफेस टेंशन। कुछ सॉल्यूट्स जो है वो इंक्रीज कर देते हैं सरफेस टेंशन को, कुछ सॉल्यूट्स जो है वो डिक्रीज करते हैं सरफेस टेंशन को। अब हमारी अल्कोहल जो है ये सरफेस टेंशन को डिक्रीज करती है क्योंकि इसके अंदर इंटरमॉलिकुलर फोर्सेज जो हैं वो वीक होती हैं, ठीक है, वीक होती हैं तो सरफेस टेंशन कम होगी, ठीक है। फिर इस तरह इनऑर्गेनिक साल्ट्स जैसे मैंने पीछे बताया कि ये हाईली सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर, जब ये हाईली सोल्यूबल होंगे तो क्या होगा? सरफेस टेंशन इंक्रीज़ करेंगे, ठीक होगी बात। तो सम सॉल्यूट्स इंक्रीजेज द सरफेस टेंशन एंड सम सॉल्यूट्स कैन डिक्रीज द सरफेस टेंशन। तो ये थी हमारी सॉल्यूट कंसंट्रेशन। आगे है इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस। इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस में क्या है जी? स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस विल प्रोड्यूस ग्रेटर सरफेस टेंशन। जितनी इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है उतनी सरफेस टेंशन ज़्यादा है। जैसा कि मैंने कोहेसिव फोर्सेस और एडहेसिव फोर्सेस का आपको बताया था, जितनी कोहेसिव फोर्स स्ट्रॉन्ग होगी उतनी सरफेस टेंशन ज़्यादा होगी। जितनी कोहेसिव फोर्सेस एडहेसिव फोर्सेस कम होती जाएंगी उतनी सरफेस टेंशन कम होती जाएगी, ठीक है। द इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस प्रेजेंट इन अ सैंपल ऑफ वाटर आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हमें पता है
कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वाटर के अंदर प्रेजेंट होती हैं, कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही होती है जिसकी वजह से वाटर जो है वो फॉर्म करता है। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये कोहेसिव फोर्सेस की टाइप है, जिसमें जो है दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ऐसे ही होता है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसके अंदर। तो जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतनी ज़्यादा जो है उसके अंदर सरफेस टेंशन होगी, ठीक है। अब आगे बात की हुई है कि इफ़ द हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर रिमूव्ड और डिस्टर्बटेड द सरफेस टेंशन विल डिक्रीज। ऐसे ही होगा ना, अगर हम हाइड्रोजन बॉन्ड को रिमूव कर देंगे या डिस्टर्ब कर देंगे तो क्या होगा कि सरफेस टेंशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगी सरफेस टेंशन। इस तरह इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का भी अपना इफेक्ट होता है। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगी तो सरफेस टेंशन ज़्यादा होगी, कम स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगी तो सरफेस टेंशन जो है वो कम होगी। फिर अब हम एक चीज़ देख लेते हैं यहाँ पे, अब हम थोड़ा सा कंपैरिजन देख लेते हैं एथेनॉल और वाटर का एट द सेम टेम्परेचर। एट द सेम टेम्परेचर पे इनका कंपैरिजन कर रहे हैं। आप देखें वाटर है और एथेनॉल है, इसकी सरफेस टेंशन की जो वैल्यू है वाटर की वो है 72.7 एट 20 डिग्री टेम्परेचर। एथेनॉल की है 22 डिग्रीज एट 20 डिग्री टेम्परेचर, ठीक होगी बात। अब देखो सेम टेम्परेचर है लेकिन इनकी सरफेस टेंशन कम है, सरफेस टेंशन डिफरेंस है। क्यों डिफरेंस आ रहा है कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, ऐसे ही है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्सेस होती हैं तो सरफेस टेंशन ज़्यादा हुई। एथेनॉल के अंदर जो है लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं। लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के निस्बत जो है कमज़ोर फोर्सेस होती हैं। अब ये कमज़ोर फोर्सेस हैं इसलिए जो है इसकी सरफेस टेंशन जो है इस टेम्परेचर पे कम है। तो ठीक है, वाटर की सरफेस टेंशन 20 डिग्री टेम्परेचर पे 72.7 है, ठीक है, ये ज़्यादा है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू एथेनॉल जिसकी सरफेस टेंशन 22 है एट 20 डिग्रीज टेम्परेचर। फिर अब हम इसकी थोड़ी सी एप्लीकेशंस की बात करते हैं, जिसमें है जी बाइल साल्ट्स की एप्लीकेशंस जो है सरफेस टेंशन की वो कहाँ पे हैं कि बाइल साल्ट जो है रिड्यूस करते हैं सरफेस टेंशन ऑफ द लिपिड्स विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ द लिपिड्स, ठीक है। बाइल साल्ट जो है वो रिड्यूस कर रहे हैं सरफेस टेंशन ऑफ लिपिड्स को। आपको पता है कि लिपिड्स जो हैं ये हमारी खुराक का हिस्सा होते हैं जिससे हम खाते हैं, ठीक है, और इनको जो डाइजेस्ट करने के लिए जो है वो बाइल साल्ट्स जो है हमारी बॉडी सिक्रीट करती है, ठीक है। बाइल साल्ट क्या करते हैं कि ये जो है ये इसकी लिपिड्स की जो है सरफेस टेंशन को कम कर देते हैं। जब लिपिड्स की सरफेस टेंशन कम हो जाएगी तो उसकी सोल्यूबलाइजेशन ज़्यादा हो जाएगी, कोर्स ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, मतलब कि उसकी बॉन्डिंग वीक हो गई, ठीक है। तो बाइल साल्ट्स ने उसकी बॉन्डिंग वीक कर दी लिपिड्स की और उसको सोल्यूबलाइज कर दिया, और सोल्यूबलाइज होगी तो क्या हो जाएगा, उसकी डाइजेशन जो है हमारी बॉडी में वो इन्हांस हो जाएगी। फिर रखें जो हमारे इमल्सिफाइंग एजेंट्स होते हैं जो रिड्यूस कर देते हैं सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल एंड वाटर फेज विच रिजल्ट्स इन द स्टेबलाइजेशन ऑफ इमल्शन। इमल्शन जो है ये हमारी एक डोजेज फॉर्म होती है, ठीक है, और ये दो फेजेस पे मुश्तमिल होती है, एक ऑयल होती है और एक वाटर फेज होती है, ठीक है। और ये जो इमल्सिफाइंग एजेंट्स हैं ये क्या करते हैं कि ये जो है सोल्यूबल होते हैं। पहली बात तो ये कि ये एजेंट्स हैं इमल्सिफाइंग एजेंट्स, ये ऑयल में भी सोल्यूबल होते हैं और वाटर फेज में भी सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। जब ये दोनों फेजेस में सोल्यूबल होते हैं तो क्या होता है कि ये ऑयल को या फैट को यूनिफॉर्मली डिस्पर्स कर देते हैं वाटर में, ठीक है। जब यूनिफॉर्मली डिस्पर्स कर देते हैं तो इमल्शन बन जाती है, तो फिर उसकी स्टेबलाइजेशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। इमल्सिफाइंग एजेंट्स रिड्यूस करते हैं सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल एंड वाटर फेज विच रिजल्ट्स इन द स्टेबलाइजेशन ऑफ इमल्शन, ठीक होगी बात। नेक्स्ट एप्लीकेशन ये है कि सरफेक्टेंट्स जो हैं वो भी यूज़ होते हैं टू डिक्रीज द सरफेस टेंशन बिटवीन द टू कंपाउंड्स, ठीक है जी। सरफेक्टेंट्स जो हैं ये भी यूज़ होते हैं सरफेस टेंशन को डिक्रीज़ करने के लिए किसी भी दो कंपाउंड्स के अंदर। अब ये दो कंपाउंड्स कौन से हो सकते हैं, ये दो कंपाउंड्स लिक्विड भी हो सकता है, ठीक है, ये दो कंपाउंड्स लिक्विड गैस भी हो सकती है, दो कंपाउंड्स सॉलिड लिक्विड भी हो सकती है, ठीक है। तो क्या होता है कि सरफेक्टेंट्स असल में क्या होते हैं, सरफेक्टेंट्स जो हैं ये वो कंपाउंड्स होते हैं जो सरफेस टेंशन को कम करते हैं, ठीक होगी ना बात। तो क्या होता है कि ये इन सरफेक्टेंट्स की वजह से जो है वाटर उसकी जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग या कोहेसिव फोर्सेस जो है वो कम हो जाती हैं सरफेक्टेंट्स की वजह से, ठीक है। तो जब उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग या कोहेसिव फोर्सेस कम होंगी तो पानी जो है वो इजीली जो है हमारे क्लॉथ्स में, हमारी डिशेस में पेनिट्रेट कर पाएगा, हमारे क्लॉथ्स में मोस्टली जो है पेनिट्रेट कर पाएगा, ठीक है। और फिर जब उनको वीक कर देता है तो क्या होता है कि पानी की जो वॉशिंग एबिलिटी है या गीला करने की जो एबिलिटी है उसकी वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। वीक कर देगा तो इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो अपने साथ बाइंड करेगा और उनको बहा ले जाएगा,
ठीक है। तो इन सरफेक्टेंट्स की वजह से जो है क्लॉथ्स जो हैं और डिशेस जो हैं वो वॉश की जा सकती हैं, ठीक है। यही हम यूज़ करते हैं। और सरफेक्टेंट्स में हमारे क्या शामिल होता है, डिटर्जेंट्स होते हैं, ठीक है। ये जो सर्फ एक्सेल्स वगैरह हम यूज़ करते हैं, या फिर जो हमारे बर्तन धोने वाला साबुन होता है, ये सारे डिटर्जेंट्स हैं। फिर वेटिंग एजेंट्स हैं, ठीक है। और फिर एमल्सीफायर्स हैं, ठीक है। ये हम जो है यूज़ करते हैं एज सरफेक्टेंट्स, ठीक होगी बात। तो ये था मेरा आज का लेक्चर अबाउट द सरफेस टेंशन। इसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा है। आज जो हमने पढ़ा था वो 2 मेथड्स पढ़े हैं इसके। एक था जी ड्रॉप वेट मेथड, जिसके अंदर हमने वेट की बेस पे जो है सरफेस टेंशन निकालने का जो है वो फार्मूला देखा था, जो कि था γ1 over γ2 = W1 over W2। फिर हमारा था मैक्सिमम बबल प्रेशर मेथड, ठीक है, जिसके अंदर हमने जो है इसका ऑपरेटर्स देखा, जो कि मैनोमीटर पे मुश्तमिल था, कैपिलरी ट्यूब पे और फिर बीकर में। और फिर जो बबल बनने का हमने पूरा फेज देखी कि किस तरह से बबल बनता है और कहाँ पे जो है उसका मैक्सिमम प्रेशर होता है। फिर हमने ये भी देखा कि जी यंग्स लैप्लास इक्वेशन यूज़ करके जो है हम सरफेस टेंशन जो है वो हम निकाल सकते हैं, जिसका फार्मूला था डेल्टा पी मैक्स इंटू आर कैप, मतलब कि रेडियस ऑफ द कैपिलरी इंटू 2, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाई 2, सॉरी, ठीक है। फिर हमारा जो नेक्स्ट था वो ये था कि जी एक मिनट, हाँ जी, फिर हमने इसका यूज़ देखा था कि जब बबल प्रेशर है, ये हम डायनामिक्स फ्लूइड जो हैं जिनकी सरफेस टेंशन हम फाइंड आउट नहीं कर पाते दूसरे मेथड से, उनकी हम सरफेस टेंशन जो है वो इस मेथड से यूज़ करके इस मेथड को यूज़ करके जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। फिर हमने इसके फैक्टर्स पढ़े हैं कुछ, टेम्परेचर, सॉल्यूट कंसनट्रेशन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज एंड इम्प्योरिटीज़। टेम्परेचर में यही है कि अगर टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ करेंगे तो सरफेस टेंशन डिक्रीज़ कर जाएगी, ठीक है। तो ये सरफेस टेंशन को इस तरह से जो है इफेक्ट कर देगा, ठीक है, कि सरफेस टेंशन जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। फिर अगर हम इम्प्योरिटीज़ की बात करते हैं तो इम्प्योरिटीज़ 2 तरह का इफेक्ट करती हैं, या तो सरफेस टेंशन को इंक्रीज़ कर देंगी या सरफेस टेंशन को डिक्रीज़ कर देंगी। हम इम्प्योरिटीज़ क्यों इंक्रीज़ करेंगे, इम्प्योरिटी के टाइप पे डिपेंड करता है कि वो हाईली सोल्यूबल है कि लो, ये स्पारिंगली सोल्यूबल है कि लो सोल्यूबल है, ठीक है। तो इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो सरफेस टेंशन को इंक्रीज़ कर रहा है कि डिक्रीज़ कर रहा है। इस तरह सॉल्यूट कंसनट्रेशन था कि कुछ सॉल्यूट्स जो है सरफेस टेंशन को इंक्रीज़ कर रहे हैं क्योंकि वो उसकी जो है कोहेसिव फोर्सेस को इंक्रीज़ कर देंगे, तो उसकी जो है सरफेस टेंशन इंक्रीज़ कर देगी। और कुछ सॉल्यूट्स जो हैं सरफेस टेंशन को कम कर देते हैं क्योंकि वो उसकी जो कोहेसिव फोर्सेस या एडहेसिव फोर्सेस हैं उसको कम कर देते हैं। फिर आगे था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में भी यही पढ़ा कि जितनी स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी उतनी ही उस लिक्विड की सरफेस टेंशन ज़्यादा होगी। जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हुई उतनी ही सरफेस टेंशन जो है वहाँ पे कम हो जाएगी। फिर हमने थोड़ा सा कंपैरिजन देख लिया वाटर और एथेनॉल की सरफेस टेंशन की वैल्यूज़ के अंदर कि क्यों ये कम थी वैल्यूज़ होती हैं सेम टेम्परेचर के अंदर। फिर थी इसकी अपनी एप्लीकेशंस पढ़ी थी थोड़ी सी, बाइल साल्ट्स के बारे में, फिर एमल्सीफाइंग एजेंट्स और सरफेक्टेंट्स के बारे में, ठीक है। तो ये मेरा आज का लेक्चर था सरफेस टेंशन के बारे में। सरफेस टेंशन का जो टॉपिक था वो कवर हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोगों ने क्या करना है कि जो मेथड्स थे इनको अच्छी तरह से याद करना है, अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है, और उनकी जो डेरिवेशंस हैं वो भी आप लोगों ने अपने रजिस्टर पे नोट करनी है। और जब फिज़िकल क्लासेस स्टार्ट होंगी तो मैं आप लोगों का ये लिखा हुआ चेक करूँगी आप लोगों के रजिस्टर्स के ऊपर, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा लेक्चर समझ आया होगा, क्योंकि क्वेश्चन हो तो आप लोग ईज़िली पूछ सकते हैं। थैंक यू।